नमस्कार। टिप्स फॉर प्रोफेशनल एक्टर्स, इस पर कुछ वीडियोस की श्रृंखला में आज जिस टॉपिक पर बात करना चाहूँगा वो वैसे तो डीप साइकोलॉजिकल विषय है, लेकिन चूंकि वो प्रोफेशनल एक्टर्स की ज़िंदगी से कनेक्टेड है इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना ज़रूरी है। तो विषय है नार्सिसिज्म। जी हाँ, ज्यादातर एक्टर इस नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी से ग्रस्त रहते हैं। वैसे मनोवैज्ञानिकों से पूछा जाए तो वो दो प्रकार की इस तरह की मानसिक टेंडेंसी के बारे में जिक्र करते हैं। एक है नार्सिसिज्म और दूसरा है मेगलोमैनिया। तो मैं अक्सर कई बार हंसी मजाक करते हुए कहता हूं कि जिसे एक्टर बनना होता है वो नार्सिसिस्ट हो जाता है या उसका नार्सिसिस्ट होना जरूरी है, और यदि डायरेक्टर बनना है तो उसका मेगलोमैनियक होना जरूरी है। दोनों के बारे में, दोनों इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वो ये है कि नार्सिसिस्ट हम उसे कहते हैं जो सेल्फ से बहुत ऑब्सेस्ड है या अपने बारे में ज्यादा फिक्र करता है, अपनी बात, अपना चेहरा, अपने जीवन में होने वाली घटनाएं, या यूं कहें सेल्फ इंपॉर्टेंस चाहता है। और ये टेंडेंसी बहुत लोगों में बचपन से ही शुरू हो जाती है और एक्टिंग के फील्ड में उस टेंडेंसी को एक एक्सप्रेशन मिलता है, क्योंकि प्रोफेशनल एक्टर की दुनिया में उसका रूप, अलग अलग पोशाक पहनना, अलग अलग मेकअप से नए नए कैरेक्टर्स को करना, फिर उन कैरेक्टर्स का पसंद आना, जनता के द्वारा वाहवाही होना, सराहना, तो ये सब उसके सेल्फ इंपॉर्टेंस को एनकरेज करता है। डेफिनेटली एक क्रिएटिव प्रोसेस का तो काम है ही, बिना क्रिएटिव काम से वो अच्छा प्रोफेशनल एक्टिंग कर नहीं पाएगा, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो यही है कि वो उसके सेल्फ इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देता है, और इस वजह से वो कई बार दूसरों से अपने आप को बेहतर दिखने की, बेहतर बनने की या बेहतर मनवाने की कोशिश में ही वो संघर्षरत रहता है या उस दिशा में ही अग्रसर रहता है। तो ये वजह है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर नार्सिसिज्म के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। अब इस विषय पर क्या करना है, ये आज की बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। और जहां तक मैंने थोड़ी देर पहले मेगलोमैनिया का जिक्र किया था, तो मेगलोमैनिया उस टेंडेंसी या उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं जब व्यक्ति अपने अहम की तुष्टि के लिए सबके ऊपर राज करने की या एक सुप्रीम कमांडर बनने की इच्छा रखते हुए कोई भी प्रोफेशन में आगे बढ़ता है या कार्य करता है। तो वो चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, मैं जो कह रहा हूं वो सब फॉलो करें, मेरे आदेश का पालन हो। तो ये धीरे धीरे एक व्यक्ति के अंदर, जिसे हम डिक्टेटरशिप भी कहते हैं, लेकिन उसका मनोवैज्ञानिक नाम मेगलोमैनिया है, तो वो आदमी ना नहीं सुन सकता, ऐसा व्यक्ति। तो खैर, मैं थोड़ी देर पहले मैंने ये बात कही थी कि डायरेक्टर्स के भीतर मेगलोमैनिया का होना जरूरी है, तभी वो डायरेक्शन कर पाएंगे या खुद को एक कमांडर के रूप में देखेंगे। फिलहाल बातचीत का विषय है कि ये नार्सिसिज्म जो एक तरह की बीमारी है, इससे बाहर कैसे निकला जाए। इसका जो ऐतिहासिक या माइथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है उस पर दो शब्द कहता हूं। ग्रीक माइथोलॉजी में नार्सिसस नामक एक देवता से जुड़ी हुई ये बात है। हमारे पुराणों और माइथोलॉजीज में हर चीज एंजल्स और डीमंस से कनेक्टेड रही है, जो कि वास्तव में बहुत बड़ी और गहरी सच्चाई है। क्योंकि पूरे विश्व ब्रह्मांड में सारा ड्रामा बेसिकली एंजल्स और डीमंस के बीच में होता रहता है। देवों और असुरों के बीच में ही सारा तमाशा चलता है, जिसका असर धरती पर हम मनुष्यों के ऊपर होता रहता है। तो कभी हम देवताओं के द्वारा चलते हैं, कभी हम असुरों के द्वारा मिसगाइडेड होते हैं। हम एक बैटलफील्ड है, एक युद्ध का मैदान है जिस पर देव और असुर लगातार युद्ध कर रहे हैं। तो नार्सिसस एक देवता की बात है जिसने तमाम रोमांटिक रिश्तों को अस्वीकार किया और अल्टीमेटली वो अपनी छवि से प्रेम कर बैठा। छवि यानी इमेज,
पानी में उसने अपनी इमेज देखी। और हाँ, एक बात और, नार्सिसिस्ट बहुत सौंदर्य से भरपूर देवता है, डिवाइन ब्यूटी। तो उस एंजल ने अपने आप को जब उसकी छवि देखी, अपनी छवि पानी में देखी, तो उससे वो प्रेम कर बैठा। तो इमेज से प्रेम करना, अपनी ही प्रतिमा से प्रेम करना, ये नार्सिसिज्म कहलाया। तो बहुत सारे प्रोफेशन में ऐसा है और ऐसा हो सकता है, बहुत सारे प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी नार्सिसिज्म से ग्रस्त व्यक्ति होंगे। लेकिन एक्टिंग की दुनिया ऐसी है जहां पे आप अपनी छवि से, अपनी प्रतिमा से प्रेम करते ही करते हैं, और आपकी छवि ही, आपकी प्रतिमा ही, आपकी इमेज ही जनमानस के सामने जाती है और वो उसे स्वीकार करते हैं, उससे अभिभूत होते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, और छवि को ही वरमाला जयमाला पहनाया जाता है। व्यक्ति अलग ही होता है। तो एक्टिंग का प्रोफेशन एक साधारण व्यक्ति को भी एक ऐसी इमेज दे देता है उसके काम के जरिए कि लोग उसे पसंद करते हैं। तो यहीं पर एक नार्सिसिज्म की बात आती है, और जो प्रोफेशनल एक्टर है, बड़ा एक्टर है, कामयाब एक्टर है, वो अपने इसी नार्सिसिज्म की वजह से भी बड़ा बनता है, कामयाब बनता है। लेकिन ये धीरे धीरे उसे अपने आप से दूर करती जाती है। उसका जो अपना व्यक्तित्व है वो और उसकी जो छवि है, उसमें गैप धीरे 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 बढ़ता जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो व्यक्ति जो है साधारण, लेकिन जी रहा है इमेज की वजह से, समाज में जी रहा है अपने उस छवि के कारण। तो जब गैप बढ़ता है तो वो अंदर से इम्बैलेंस क्रिएट होना शुरू होता है उसके अंदर। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हर बड़े एक्टर के साथ, या हर कामयाब एक्टर के साथ, या हर उस प्रोफेशनल एक्टर के साथ आता है जिसे जनता ने पसंद किया है। यहां पे ये बात दोहराना चाहूंगा कि जनता उस व्यक्ति को नहीं प्यार करती है, उसकी छवि को प्यार करती है, जो सिनेमा के माध्यम से या टीवी शो के माध्यम से, फोटोग्राफी, लाइटिंग, एडिटिंग और राइटिंग के माध्यम से एक नए चरित्र के रूप में दिखाई देता है। तो जनता उससे प्यार करती है। और कई बार एक्टर ये भूल कर बैठता है कि वो प्रतिमा ही है, वो इमेज ही है। बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो प्रॉब्लम तो मैंने डिफाइन कर दी, लेकिन अब इसका सलूशन क्या है? ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई। मैं ईमानदारी से अपनी यात्रा के बारे में कहना चाहूंगा। तो मेरे जीवन में सबसे बड़ा क्राइसिस तभी आया जब मैं जनता के द्वारा पहचाना गया, मेरे काम को स्वीकृति मिलती गई, लेकिन मैं अक्सर इसी द्वंद से गुजरता था और चिंतित रहता था कि जिस कैरेक्टर से ये व्यक्ति अभिभूत है, जिसे ये पसंद कर रहा है, इसने मेरा ये टीवी शो देखा और मुझे ये चाह रहा है, मेरा ऑटोग्राफ भी ले रहा है, मैं चिंतन में पड़ता था कि वो तो मैं नहीं हूं। मैंने तो बस वो कपड़े पहन के कैमरे के सामने एक्ट किया है, लेकिन मैं वो तो नहीं हूं। तो ये बात जब धीरे धीरे शुरू होती है और फिर जब ये बढ़ती चली जाती है, तो आदमी के अंदर, या एक ईमानदार एक्टर के अंदर, व्यक्ति के अंदर, अगर उसके अंदर थोड़ा भी ऑब्जर्वेशन की स्किल है, जो कि इंट्रोस्पेक्शन के लेवल तक जाती है, तो वो सोचेगा कि मुझे गलत तरीके से पसंद किया जा रहा है, या मुझे गलत वजह से पसंद किया जा रहा है। ये एक बारीक पॉइंट है, क्योंकि मैं हूं कुछ और, लेकिन पसंद किया जा रहा है मेरी प्रतिमा को, मेरी छवि को एक कैरेक्टर के दायरे में, एक फिल्म के अंदर या टीवी शो के अंदर, पर मैं वो नहीं हूं। ये बात अगर वो उसके अंदर बोध करती है, तो वो ये सोचने लगता है कि मैं हूं क्या फिर, और मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। तो मैं अपने जीवन के ही अनुभवों से या अपने जीवन के ही जर्नी से कुछ बात कहना चाहूंगा कि इसका आंसर मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही मिला। इसका आंसर यही है कि एक एक्टर को एक पॉइंट के बाद स्पिरिचुअल ट्रैक पे चलना ही चाहिए, और तभी वो अपने आप को मामूली, अपने आप को छोटा, अपने आप को तुच्छ, अपने आप को ना कुछ समझेगा। लेकिन वो किसके कंपैरिजन में समझेगा? दिव्य के कंपैरिजन में, उस सुप्रीम फादर, उस सुप्रीम एनर्जी, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस की जब वो स्टडी करेगा, जब वो समझेगा
तब उसकी जो अपनी इमेज बन भी रही है लोगों की नजरों में एक स्टार के रूप में या एक बड़े कामयाब व्यक्ति के रूप में, तो उसे वो मामूली समझेगा, क्योंकि उसे धीरे धीरे डिवाइन वर्ल्ड के बारे में पता चलना शुरू होगा। और अगर वो थोड़ा और प्रैक्टिशनर है तो उसे छोटी छोटी अनुभूतियां भी होनी शुरू होंगी, जिसकी वजह से उसे डिविनिटी के जो वाइब्रेशंस है उसे वो अनुभव करेगा और उसे पता चलेगा ये जो ऑर्डिनरी वर्ल्ड या ऑर्डिनरी सक्सेस का चार्म है ये कितना मामूली है, कितना छोटा है, कितना तुच्छ है उसके मुकाबले जो स्पिरिचुअल वेल्थ से मिलता है। ये सूरज की रोशनी और जुगनू की रोशनी के बीच के कंपैरिजन जैसा ही हो जाता है। तो तब वो प्रोफेशनल एक्टर या इवन कोई बहुत बड़ा कामयाब एक्टर भी जो उसे अपने फिल्म या अपने टेलीविजन वर्क से या वेब सीरीज से जो उसे कामयाबी मिलती है और जिस छवि को वो प्ले करके सोसाइटी में एक्सेप्टेड है, उससे वो अफेक्ट नहीं होगा, उससे वो डिस्टेंस बना के रखेगा। मेरा बार बार जोर इस पे है कि एक्टर अपने वर्क को और अपने व्यक्तित्व को, इसमें जो दूरी है उसको बनाए रखे और ये समझ के साथ बनाए रखे। अदरवाइज उसके स्किज़ोफ्रेनिक होने के या स्प्लिट होने के या बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो वो कैसे होगा? जैसे ही वो स्पिरिचुअल ट्रैक पे चलेगा तो उसे धीरे धीरे एक नई दुनिया उसके सामने खुलती चली जाएगी और वो कुछ ऐसे प्रैक्टिस में भी उतरेगा जिससे उसे ये समझ में आएगा कि एक बड़ा खजाना, एक बड़ा ट्रेजर है जिसे पाया जा सकता है। और तब वो अपने अभिनय के कार्य को एक अलग नजर से देखेगा। अभिनय का कार्य या किसी भी कला का कार्य इतना सुंदर है, उसका जो प्रोसेस है वो अपने आप में योगिक है, वो अपने आप में अंतरयात्रा की जर्नी है, लेकिन उसका जो रिजल्ट और उसका जो सक्सेस है वही नार्सिसिज्म से भरा हुआ है। तो अगर कोई भी प्रोफेशनल एक्टर अपने आप को स्पिरिचुअल ट्रैक पे ले जाए और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग से अपने आप को री एजुकेट करे, रीट्रेन करे, तब वो नार्सिसिज्म नाम की समस्या से बच सकता है और सही मायनों में कला के जरिए वो दिव्य जगत की यात्रा भी कर सकता है। वैसे भी यहां पे एक बात शेयर करूं कि कला और कलाकार अपने आप में ब्लेसेड चीज है, भाग्यशाली हैं वो लोग। डेफिनेटली उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं, शायद स्पिरिचुअल ट्रैक में ही कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ अच्छी साधना की है, जिसके फलस्वरूप उन्हें इस जन्म में ये टैलेंट या ये कला का एक ब्लेसिडनेस मिला है। अब इसका सदुपयोग होना चाहिए। अगर इसका उपयोग केवल धन कमाने में, केवल शोहरत कमाने में चला गया तो आपने अपनी कला एक प्रकार से वेस्ट की। तो आप अपनी कला का दुरुपयोग न करें। कला के जरिए जो आपके पास क्षमताएं हैं, जो आपके पास टैलेंट है, उसको यदि आप स्पिरिचुअली चैनलाइज कर सकें तो आपकी गति, जो मनुष्य की दिव्य जगत में एक गति है, एक मूवमेंट है, उसमें सफलता जल्दी मिलेगी। तो आज इतना ही। कुल मिला के बातचीत का सार यही है कि नार्सिसिज्म है, उसे हर प्रोफेशनल एक्टर को स्वीकार करना चाहिए और उससे बाहर कैसे निकले उस पर धीरे धीरे काम करना चाहिए। पहले तो ये रियलाइजेशन हो, पहले ये समझ में आना चाहिए कि मैं और मेरी इमेज, इसमें फासला है। हाँ, शुरू में आपको अपनी ही इमेज अभिभूत जरूर करेगी, तभी तो आप इस प्रोफेशन में आए हैं। चूंकि आप शोहरत के लिए आए हैं, आप थोड़ा पैसा कमाने के लिए आए हैं, आपको यदि वो शोहरत नहीं मिले तो आप परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। लेकिन एक बार मिल गई तब उसकी व्यर्थता का भी बोध होना चाहिए, वो कितना फ्यूटाइल है ये भी समझ में आना चाहिए, और फिर आप उससे कैसे बाहर निकले, उसे कैसे ट्रांसेंड करें, तब उस जर्नी पे चला जाए। और तब आपका जो प्रोफेशनल वर्क होगा उसमें तब आप एक सही अर्थ में कर्मयोगी भी कहलाए जाएंगे, क्योंकि आप जो प्रोफेशन में हैं उसका जो रिजल्ट है वो आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है, अफेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन सक्सेस एंड फेलियर भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको कर्मयोग की तरह लेना होगा। आप अपना कर्म करें, जो 2-4 पैसे उससे कमा रहे हैं उससे संतुष्ट रहें, लेकिन अपने आप को स्पिरिचुअल ट्रैक पर आगे लेते चलें। और हर कलाकार के भीतर स्पिरिचुअल ट्रैक पर जल्दी कामयाब होने की संभावनाएं
ज़्यादा है। वो कैसे हैं, इस पर आने वाले वीडियोज़ में बात करूँगा। तो आज इतना ही। सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार।